Hello and welcome to my YouTube channel Rekha Sharma all about SST. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप सभी अच्छे होंगे और गर्मियों की छुट्टियां आपने अच्छे से एंजॉय की होंगी। हालांकि कोविड-19 की वजह से आप लोग कहीं बाहर तो नहीं जा पाए होंगे, बट आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। Students, now we are starting our history chapter 3 the Delhi Sultans। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में ऑडियोज़ में मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड 2 करा चुकी हूँ। उसका वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री को समझने के लिए उसमें लिंक होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको जो फैक्ट्स हैं वो आसानी से अंडरस्टूड हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 साल के दौरान हुए परिवर्तन, जिसमें हमने 700 से लगभग 1750 के बीच क्या क्या चेंजेस इंडिया में हुए थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आफ्टर दैट सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि सामंत प्रथा की वजह से, सामंत सिस्टम की जो फ्यूडल सिस्टम था उसकी वजह से हमारा जो इंडिया था उसमें न्यू किंग्स एमर्ज हुए थे। छोटे छोटे जो फ्यूडल्स थे वो राजा बन बैठे थे और छोटे छोटे एरियाज़ में हमारा जो इंडिया था वो बट गया था, जिसमें आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया थे कुछ डायनेस्टीज़ के नाम, जिसमें पाल्स थे, चामन्स थे, गुर्जर प्रतिहार थे, परमार्स थे, साउथ में चोलाज, चेरास और पांड्यास थे, राष्ट्रकूटास थे। ये सारी डायनेस्टीज़ मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब की थी। इसी के साथ अब हमारा जो चैप्टर 3 है वो स्टार्ट होता है द दिल्ली सुल्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे बच्चों कि जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो था किंग्स, और यहाँ पर हमारा नाम आ रहा है सुल्तान। तो यहाँ पर हमारा लैंग्वेज ही डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यू फैक्ट आपको माइंड में आ रहा होगा कि वो है दिल्ली सुल्तान। क्योंकि हमारे इंडिया की जो कैपिटल है वो आज दिल्ली है, तो क्या आपके माइंड में कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि जो ये दिल्ली है वही हमारे इंडिया की कैपिटल क्यों है, और वो कब से हमारे भारत की कैपिटल बन गई, और इंडिया में जो दिल्ली है वो उसकी ऐसी क्या इम्पोर्टेंस थी कि वो हमारी कैपिटल बनाई गई। इस चैप्टर में हम दिल्ली की वही इम्पोर्टेंस स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नोटिस कर रहे होंगे स्क्रीन पर सेकंड पेज से सेकंड लाइन, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। जो तोमर राजपूत थे उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था, जो 12th सेंचुरी में चौहान्स के द्वारा हराए गए थे। चौहान जिनको हम चामन भी कहते हैं। ये जो दिल्ली है ये उस ड्यूरेशन में भी एक कमर्शियल सेंटर था, इम्पोर्टेंट एरिया था। क्यों था उसका एक रीज़न है। एक्चुअली फर्स्ट रीज़न है कि वहाँ पर कुछ जैन मर्चेंट्स, यानी जो जैन व्यापारी थे वो वहाँ रहा करते थे, और उन जैन जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वहाँ पर उन्होंने कई सारे कंस्ट्रक्शंस कराए हुए थे, जिसमें कुछ टेम्पल्स भी इंक्लूड थे। सेकंड रीज़न था कॉइन्स मिंटेड हियर, यानी जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे जो उस ड्यूरेशन में चलते थे वो भी वहाँ पर बनाए जाते थे, जो धालीवाल कहा जाता था। तो ये एक बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो दिल्ली को उस ड्यूरेशन में भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर बनाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली।
इनटू ए कैपिटल। ये जो दिल्ली है इसका कैपिटल में बनना, कैसे ये चेंज हुआ? तो इसकी शुरुआत होती है सल्तनत पीरियड से। ठीक है, ये जो सल्तनत पीरियड है हम इस चैप्टर में इसी को ही स्टडी करने वाले हैं कि इसकी शुरुआत हमारे इंडिया में कैसे हुई। तो सबसे पहले आप ये यहाँ मैप को नोट कर रहे होंगे, देखिए मैप को नोटिस करिए। यहाँ पर आपके 3 पार्ट्स हैं, ये सीरी, जहाँपना, दिल्ली प्लस कुन्हा। एक्चुअली उस ड्यूरेशन में जो दिल्ली के उस ड्यूरेशन में सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने दिल्ली क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सेंटर था, तो वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे सिटीज़ अपने आप डेवलप किए हुए थे, जिसमें ये 3 वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बेटा इन तीनों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर में इनके बारे में यहाँ पर बात बताई जाएगी। तो पहला है सीरी, और दूसरा है जहाँपना, और थर्ड है दिल्ली कुन्हा। ठीक है, इसके आसपास आप देख रहे हैं ये सारे जो सिटीज़ हैं, ये वाले, ये सभी आप प्रेजेंट में भी इनके नाम सुनते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ द रूलर्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली पर किस किस रूलर ने कब कब शासन किया, इस बारे में ये यहाँ पर बताया गया है। इसको आप थोड़ा सा खुद रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको कॉपी में भी लिखना है विद डायनेस्टीज एंड देयर ड्यूरेशन। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि हम जो भी हिस्ट्री के बारे में फैक्ट्स जानते हैं वो कैसे जानते हैं। तो बहुत सारे दिल्ली में तो स्पेशली आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे फोर्ट्स वहाँ पर हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पर वॉल पर और पिलर्स पर, है ना, इंस्क्रिप्शंस वहाँ पर हैं, जिससे हम लोगों को आज भी देख करके मालूम चल जाता है कि कौन कौन से जो रूलर थे वहाँ पर उन्होंने रूल किया है। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्किटेक्चर्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि दिल्ली सुल्तान जो है वो कैसे बने और उन्होंने कैसे अपना जो सल्तनत था वो बढ़ाया, शुरुआत की। इसके बारे में एक स्पेशल जो हिस्ट्रीज आती है, यानी जो इतिहासकार थे उन्होंने जो लिखा, तो उस ड्यूरेशन में जो भाषा का प्रयोग किया गया वो थी पर्शियन भाषा, यानी कि फारसी भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है। और जो उन्होंने लिखा हुआ है जब वो सिंगुलर में है तो उसको कहा गया है तारीख, और जब वह प्लूरल के रूप में यूज़ किया जाता था तो उसको कहा जाता था त्वारीख। ठीक है, और जो पारसी भाषा थी उस ड्यूरेशन में वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ की जाती थी, यानी कि जो दिल्ली में प्रशासन की भाषा थी, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन लैंग्वेज ही यूज़ की जाती थी। आफ्टर दैट द ऑथर्स ऑफ तारीख के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो तारीख के ऑथर्स थे, लेखक हुआ करते थे, वो विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, और वो कई सारे तो वो कवि थे, या फिर वो दरबारी थे, या फिर वो सचिव हुआ करते थे, जो मोस्टली कहाँ रहते थे, शहरों में रहा करते थे। और उन्हीं लोगों ने जो उनके रूलर हुआ करते थे वो उनको बताते थे कि जो जस्टिस है, न्याय है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर एक आप वर्ड देख रहे हैं, द सर्कल ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या है। सर्कल ऑफ जस्टिस यानी न्याय चक्र। ये न्याय चक्र क्या है? जो एक राजा होता है उसके लिए, राजा बनने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उसको चाहिए सैनिक। जो सैनिक हैं वो किस लिए काम करेंगे राजा के पास? अपने सैलरी के लिए, पैसों के लिए। और जो सैलरी है वो राजा कैसे देगा, कहाँ से देगा? जब वो अपने आसपास यानी प्रजा से टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब जो रेवेन्यू उसने कलेक्ट करना है वो किससे करेगा? किसानों से। और जो किसान हैं वो उस रेवेन्यू को कब दे पाएंगे? जब उनकी फसल अच्छी होगी,
ठीक, या उनका दिल खुश होगा जब वो खुश होंगे राजा से, ठीक है। और वो राजा से खुश कब होंगे, जब उनको मालूम होगा कि राजा हमारे लिए ही काम कर रहा है और वो जस्टिस करता है, न्याय करता है, वो हमारे साथ में नाइंसाफी नहीं करता। तो प्रजा खुश, जब प्रजा खुश तो वो उनको टैक्स देगी, और जब वो टैक्स देगी तो राजा उस टैक्स से अपने सैनिकों को सैलरी देगा, और अगर सैनिकों को सैलरी मिल रही है टाइम से तो सैनिक उसको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। तो इसको कहा गया द सर्कल ऑफ जस्टिस। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा न्याय चक्र क्या था, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट? क्या न्याय चक्र वास्तव में राजा और उसकी प्रजा के बीच के संबंध को दिखाने के लिए बिल्कुल सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक न्यायप्रिय राजा ही जो जनता होती है उसका प्रिय होता है। यदि राजा अच्छा न्याय करता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, तो उसकी जनता भी उससे खुश रहती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताया गया है इस पेज पर कि जो हमारी हिस्ट्रीज थी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, स्कॉलर्स के थ्रू लिखी गई थी, जो लर्न थे, उनके बारे में बताया गया था कि वो उन तारीख को क्यों लिखा करते थे, और उन तारीख और तारीख में वो क्या लिखा करते थे, यानी जो बुक्स उन्होंने लिखी उसमें उन्होंने क्यों लिखा और क्या लिखा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है, देखिए लिखा हुआ है, द ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज। वो जो है शहरों में रहा करते थे, मेनली दिल्ली में रहा करते थे, और उनका गाँवों से हार्डली कोई रिलेशन हुआ करता था, यानी गाँवों में वो आना जाना नहीं रखते थे। सेकेंड है, जो भी वो हिस्ट्री लिखा करते थे, जो भी कुछ वो लिखा करते थे, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखा करते थे कि राजा से हमें कोई बड़ा, जब राजा हमारी ये पढ़ेगा तो राजा हमें कुछ अच्छा सा गिफ्ट देगा, ठीक है। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order. ये जो लेखक थे उस ड्यूरेशन में, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको ध्यान से समझिएगा कि अपने लेखों में इन 2 चीज़ों को उन्होंने बड़ी ही इम्पोर्टेंस दी है। पहला है बर्थ राइट, ठीक है, यानी जन्म सिद्ध अधिकार, एंड सेकेंड वन इज जेंडर डिस्टिंक्शन, ठीक है। ये तो आज भी आप लोग पढ़ते हैं, लिंग भेदभाव, है ना, यानी लड़के और लड़की को बराबर का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये तो आप अभी भी अपने सिविक्स में पढ़ते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आगे आने वाली जो हमारी इस चैप्टर की हिस्ट्री है वो इस पर डिपेंड करती है। तो आई होप कि आपको जेंडर डिस्ट्रिक्शंस समझ में आ गया होगा, जिसको आप सिविक्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम से पढ़ते भी हैं। तो इसी के बारे में हम देखिए यहाँ पढ़ेंगे। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, आपको बच्चों मालूम है, या अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है, कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, वो हमारे यहाँ पे उसने सबसे पहले शासन किया था, सबसे पहला सुल्तान वही बना था, तो उसका भी एक गुलाम था इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश बना, और इल्तुतमिश के जो लड़के थे वो इतने कैपेबल नहीं थे, ये इस में आप पढ़ेंगे भी आगे चैप्टर में, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि वो शासन कर सके। लेकिन जो उसकी बेटी थी रजिया, वो हर तरीके से निपुण थी, उसको हथियार चलाने भी आते थे, घुड़सवारी करनी भी आती थी, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उसने अपनी बेटी को सुल्तान बना दिया, ठीक है। अब आपको मैंने अभी भी बताया ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्टिंक्शन। अब आप सोचो कि जहाँ जिस सोसाइटी में ये माना जाता हो कि जो लड़कियाँ होती हैं वो सिर्फ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, शासन करने के लिए नहीं होती, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होने चाहिए, उनको तो घर संभालना चाहिए। ऐसी कंडीशन में यदि कोई लड़की किसी सत्ता पर काबिज हो जाए, अगर उसको शासन सत्ता मिल जाए, तो क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी? वही यहाँ पर हुआ, रजिया सुल्तान को शासन सत्ता सौंप दी गई, और इसका असर इतना पड़ा कि जो उस के जो खुद के दरबारी थे, उसके जो चाचा थे, जो उसके भाई बंधु थे, उन सबको भी उसका वहाँ बैठना
पसंद नहीं आया और लगभग 4 साल के बाद उसको गद्दी से हटा दिया गया और बाद में कहा जाता है कि उसको हत्या करवाई गई थी, जिसमें कोई डाकू ने उस पर हमला किया था। अब यहाँ पर मिन्हाज ए सिराज रजिया के बारे में क्या लिखते हैं वो बताया गया है। मिन्हाज ए सिराज लिखते हैं कि उस ड्यूरेशन में क्योंकि कोई भी जो वुमेन थी वो नहीं मानी जाती थी कि वो शासन सत्ता पे बैठे या एक रानी या उसको एक शासक के रूप में उसको वो जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन उसने जो रजिया थी उसने क्या किया कि उसने अपने आप को एक महिला के रूप में, एक वुमेन के एज ए वुमेन वो शासन सत्ता पर बैठी ही नहीं, वो अपने आप को एज ए मैन शो करती थी, ठीक है। इसको करने के लिए उसने क्या किया कि जो कॉइन्स थे उस पर उसने इल्तुतमिश के नाम से अपने आप को मेंशन किया कि इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। तो उसने कॉइन्स पर अपना नाम ऐसे नोट ही नहीं किया। अब इससे आगे जो मिन्हाज ए सिराज हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे रजिया सुल्तान ने अपने आप को एज ए मैन शो किया, सुल्तान बनकर के उसने दिखावा किया कि मैं एक मर्द की तरह शासन कर सकती हूँ, सेम वैसी ही कंडीशन कुछ साउथ में भी चल रही थी। यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है रुद्रमा देवी, साउथ की एक मूवी है ये, आई थिंक कि आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने देखी होगी। रुद्रमा देवी के नाम से एक पिक्चर आती है, तो वो पिक्चर इसी रुद्रमा देवी के ऊपर बनी हुई है। ये एक वास्तविकता है थी उस ड्यूरेशन में जिस पे मूवी बनी है। रुद्रमा देवी भी एक लड़की थी और आंध्र प्रदेश में काकतीय डायनेस्टी से वो थी और उसने शासन सत्ता को संभाले हुए था, लेकिन वो अपने आप को कभी भी महिला के रूप में बन करके वो वहाँ नहीं आई। वो एक आदमी के भेष में ही, यानी कि वो पुरुष के कपड़े पहन करके, लड़कों के कपड़े पहन करके ही वहाँ आती थी। ये मिन्हाज सिराज लिखते हैं। सेकंड उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कश्मीर में भी एक लड़की थी जो वहाँ पर सभी उसको दिद्दा बोला करते थे। वो एक वहाँ पे क्वीन थी, रानी थी, लेकिन दिद्दा एक पुरुष का नाम उसने अडॉप्ट किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मिन्हाज सिराज, यहाँ पे क्वेश्चन मिन्हाज सिराज के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक्सप्रेस मिनाज आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स, डू यू थिंक रजिया शेयर दीज आइडियाज, वाई डू यू थिंक इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर ए वुमन टू बी रूलर। मिन्हाज सिराज लिखते हैं तो जो भी कुछ उन्होंने लिखा क्या वो सही था? क्या वास्तव में जो एक लेडी होती है वो उसको एक शासक के रूप में बनना क्या इतना मुश्किल होता है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज करता है। बच्चों ये क्वेश्चन आप भी सोचिए, क्या वास्तव में एक लड़की किसी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकती, किसी देश की प्रेसिडेंट नहीं हो सकती? क्या वो क्वीन बनने की क्वालिटी उसमें नहीं हो सकती है ना? हो सकती है ना, बिकॉज जो माइंड है वो सब में एज ए ह्यूमन बीइंग सब में इक्वल होता है और रूलिंग क्वालिटीज लड़की और लड़कों में बराबर होती हैं। डिपेंड करता है कि बचपन से उस बच्चे को कैसी एजुकेशन दी गई है, क्या उसको सिखाया गया है। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और ये टॉपिक है हमारा फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है गैरिसन टाउन। पहले इन वर्ड्स को आप समझेंगे। ये गैरिसन टाउन क्या है इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स के रूप में दिया हुआ है हिंटरलैंड एंड गैरिसन टाउन। ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, तो इनको पहले आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। हिंटरलैंड क्या है पहले आप गैरिसन टाउन समझिए, तो फिर उसके बाद में आपको हिंटरलैंड समझाऊंगी, ठीक है। गैरिसन टाउन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो था जहाँ पे शासक शासन करते हैं, तो उसमें जो सुल्तान था
उसने एक सिटी के अंदर अपना महल बनाया और उस महल को प्रोटेक्शन के लिए, सेव करने के लिए उसके चारों ओर किले बना लिए। ठीक है, छोटे छोटे, इसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मोटी दीवार से उसको चारों तरफ से सेव कर लेना। ठीक है, या चारों ओर सैनिकों को लगा देना, फिर उन घेराबंदी के बाहर नदी पानी इकट्ठा कर लेना या जंगल बसा देना ताकि कोई दूसरा हमारे ऊपर जल्दी से अटैक ना कर सके। तो अपने महल को, अपने उस किले को सेव करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ वो सेफ्टी के लिए जो बाहर घेराबंदी करते थे उसको हम कहते हैं फोर्टिफाइड। तो ऐसे शहर जहां पर पहले महल बनाया जाता था और उस महल के चारों ओर किले बनाए जाते थे उसको कहा जाता था गैरिसन टाउन। और वो जो गैरिसन टाउन था वहाँ पर महलों के चारों ओर सोल्जर्स को रखा जाता था, सैनिकों को रखा जाता था प्रोटेक्शन के लिए, और उन सैनिकों को खाना पीना रहना सारी सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल कराई जाती थी। तो आई होप कि गैरिसन टाउन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गैरिसन टाउन क्या है? किले के चारों महल के चारों ओर बनाए हुए किले वाला शहर, और उन किलों को प्रोटेक्शन, किलों के जो पहरेदार थे वो कौन थे? सैनिक। और सैनिकों को क्या जरूरतें थी? खाना पीना रहना, उनके पास हथियार होना। ठीक, तो गैरिसन टाउन समझ में आ गया। अब आते हैं हिंटरलैंड। ठीक, मैंने आपको बताया कि सैनिकों को रहने के लिए क्या चाहिए? खाना पीना, कपड़े, हथियार, ये सारी चीजें चाहिए। अब ये सारी चीजें उनको कहाँ से मिलेंगी? गैरिसन टाउन के आसपास की जो एरियाज हुआ करते थे जहां से गैरिसन टाउन में रहने वाले सैनिकों की सारी जरूरतें पूरी की जाती थी, उन एरियाज को हिंटरलैंड कहा जाता था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार बता रही हूँ, गैरिसन टाउन वो एरिया था जो महल को चारों ओर से किले से प्रोटेक्ट कर दिया जाता था, और उन सैनिकों को जो भी खाना पीना या सुविधाएं मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी? हिंटरलैंड से। ठीक, जो गैरिसन टाउन के ही आसपास का एरिया हुआ करता था उसको हिंटरलैंड कहा जाता था। अब हम इस चैप्टर को, इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सुल्तान थे वो ये चाहते थे कि भाई हम लोग जो है केवल ये गैरिसन टाउन में ही अपना कब्जा नहीं बनाएंगे, हम अपने एरिया को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे गैरिसन टाउन उन्होंने दिल्ली को बना लिया। अब दिल्ली में उन्होंने क्या किया? दिल्ली में उन्होंने अपना महल बनाया और उसके चारों ओर किले बना दिए, तो एक गैरिसन टाउन तो हो गया दिल्ली का। ठीक, फिर दूसरा वो समझो कि वेस्ट बंगाल में जाकर के उन्होंने कोलकाता में एक गैरिसन टाउन बना लिया। ठीक है, यानी कोलकाता में जाकर के उन्होंने अपना महल बनाया और फिर महल के चारों तरफ वहाँ किलेबंदी कर दी, फोर्टिफाइड उसको कर दिया, तो एक गैरिसन टाउन ये हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि जो एक यहाँ पे दिल्ली में और एक हो गया यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ये दो एरियाज उनके हो गए गैरिसन टाउन के। तो जो बीच का एरिया हो गया यहाँ, ये क्या हुआ उनका? हिंटरलैंड। ठीक है, अब हिंटरलैंड से गैरिसन टाउन में चीजें जाती थी, सामान सप्लाई होता था, सैनिकों की पूर्ति की जाती थी, सैनिकों को सामान दिया जाता था। लेकिन जो सुल्तान हुआ करता था वो हिंटरलैंड पर अपना कब्जा नहीं जमा सकता था। क्यों नहीं जमा सकता था? हिंटरलैंड में जो व्यापारी रहा करते थे वो उसके अंडर में आते नहीं थे। ठीक है, तो जो सुल्तान था वो ये चाहता था कि ये हिंटरलैंड मेरे अंडर में हो जाए। क्यों हो जाए? ताकि उसका एक तो साम्राज्य बढ़ जाए, दूसरा उसको बार बार व्यापारियों से बात करनी पड़ती है, उससे उनको समझौते करने पड़ते हैं, उसको उन्हें अपने अंडर में लेने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ों से वो बच जाएगा। लेकिन हिंटरलैंड को अपने कब्जे में लेना इतना आसान नहीं था। अब क्यों नहीं था? इसलिए आसान नहीं था, पहला कि जो भी गैरिसन टाउन्स थे और उनके जो बाहर का एरिया था वो फॉरेस्ट या रिवर से घिरा हुआ होता था। और आपको मालूम है ना कि पुराने टाइम में जो फॉरेस्ट हुआ करते थे वहाँ पर कौन रहता था? ट्राइबल सोसाइटीज़, नोमैड्स रहा करते थे। ठीक है,
तो नोमैड्स या ट्राइबल सोसाइटीज़ जो रहते थे वो तो जंगल में आते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ छुपते हैं, उनका कुछ पता ही नहीं होता है। तो जो सुल्तान हुआ करते थे उनको हिंटरलैंड में कब्जा करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। इसके लिए उन्होंने युक्ति सोची। उन्होंने क्या किया कि सारे जंगल कटवा दिए। ठीक है, अब जब जंगल कटेंगे तो जो नोमैड्स हैं और ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो तो अपने आप बाहर आ जाएंगी, तो वहाँ से उनको भगा दिया गया। अब जो फॉरेस्ट कटवाया गया, सारे जंगल साफ कर दिए गए, तो वहाँ पर खाली ज़मीन पड़ी थी। तो अब क्या हुआ कि उनको अपने घोड़े और हाथी लेकर के वहाँ से निकलना आसान हो गया। ठीक है, दूसरा ये कि अब खाली ज़मीन पड़ी हुई है तो खाली तो छोड़नी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उन किसानों को वो सारी ज़मीन बांट दी, वहाँ पे वो खेती करेंगे। अब जब वो खेती करेंगे तो वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से वो टैक्स वसूली कर सकते हैं। अब जब वो रेवेन्यू टैक्स लेंगे वहाँ से तो क्या होगा, उनका जो खजाना है वो बढ़ जाएगा। तो जब उनका खजाना बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीद सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े और हाथी खरीद सकते हैं, तो वो ज़्यादा ताकतवर होते चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने गैरिसन टाउन से बाहर निकल करके हिंटरलैंड पर कब्जा जमाना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ से जंगल साफ किए और जंगल साफ करने के बाद उन ज़मीनों को किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर उन किसानों से टैक्स लेना उन्होंने शुरू किया। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हिंटरलैंड और गैरिसन टाउन पर से उन्होंने अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया। ठीक है, अब इसके बाद में जो गैरिसन टाउन था और जो हिंटरलैंड था, इन सबको सबके बस की बात नहीं थी ये अपने एम्पायर को बढ़ाना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये देखो, 3 यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। ये 3 जो डायनेस्टीज़ के 3 रूलर्स थे जिन्होंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया। तो इसमें पहला तो आ जाता है ये गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, जो रजिया सुल्तान के बाद में सुल्तान बना तो बीच में उसका भाई वगैरह भी था और एक और था, कुछ आया था, मतलब थोड़ा 2-3 साल के बाद गियासुद्दीन बलबन का आया था। लेकिन गियासुद्दीन बलबन का ही नाम आता है क्योंकि रजिया सुल्तान के बाद में जो भी थे रूलर वो इनकैपेबल थे, वो इतने अच्छे शासक नहीं थे, इसलिए उनका नाम ज़्यादा नहीं आता है। तो गियासुद्दीन बलबन, फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और उसके बाद में मोहम्मद तुगलक। इन 3 राजाओं ने ये एक्सपेंशन किया था। कौन सा एक्सपेंशन, जो मैंने आपको बताया कि पहले वो गैरिसन टाउन तक ही उनका शासन था, लेकिन फिर उन्होंने हिंटरलैंड को भी अपने अंडर में ले लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। ये यहाँ पे मैंने आपको देखिए बता ही दिया है कि किसानों को ज़मीन दे दी गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले वाले पेज पे आप एक वर्ड देखिए। पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है इंटरनल फ्रंटियर, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आया है ये एक्सटर्नल फ्रंटियर। ये 2 वर्ड अब आप समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट सेट of campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterland। इसमें ये जो लाइन है द सल्तनत aimed consolidating the hinterlands, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। इसको आप हेडिंग समझ के पढ़ेंगे तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब ये क्या था, जो सुल्तान थे उन्होंने एम बनाया। ठीक है, ये एम क्या, उद्देश्य बनाया अपना, क्या करने का, कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स, हिंटरलैंड को कंसोलिडेट करना है, यानी कंट्रोल करके लेकर आना है। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने 2 कैंपेन चलाए। कैंपेन मतलब जैसे हम कहते हैं प्रचार अभियान, एक अभियान चलाया। तो उन्होंने अभियान के थ्रू 2 फ्रंटियर बनाए, एक इंटरनल फ्रंटियर और दूसरा एक्सटर्नल फ्रंटियर। ये यहाँ पे दोनों नाम हम इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। पहला इंटरनल फ्रंटियर को हम एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनल फ्रंटियर का मतलब है एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन के बीच की हिंटरलैंड। ठीक है, यानी कि एक गैरिसन टाउन तो उनका अपना है ही, फिर दूसरा वाला गैरिसन टाउन भी उनका अपना है, लेकिन उसके बीच की जो जमीन है, जो हिंटरलैंड थी, उसको उन्होंने कब्जे में करना है। तो वो उन्होंने कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने देखो, इसमें मैंने बताया था कि पहले फॉरेस्ट साफ किए, फिर उसके बाद में इन्होंने पेस्टोलिस्ट को, गैदरर्स को वहाँ से हटाया, फिर उसके बाद में उन्होंने किसानों को वो ज़मीन बांट दी और वहाँ से फिर उन्होंने टैक्स वगैरह सब वसूल करना शुरू किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इनका जो
खजाना तो वो बढ़ता चला गया और ये ताकतवर होते चले गए। अब जब ये ताकतवर हो गए तब इन्होंने सेकंड वाले एम पर फोकस किया। सेकंड वाला एम क्या था? एक्सटर्नल फ्रंटियर, यानी कि गैरिसन टाउन के बीच के हिंटरलैंड को कब्जा करने के बाद की जो जमीन बची वो आती है हमारी एक्सटर्नल फ्रंटियर में, यानी बाहरी जो जमीन बच गई है उस पर भी कब्जा जमाना। इसको आप यहां से एक बार समझिए। देखिए, ये देखिए दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली मैंने आपको बता दिया कि वहां पे गैरिसन टाउन बना हुआ था। तो यहां से अब आप ये जितने भी एरोज लगे हुए हैं पिंक कलर के आप लोग देख रहे हैं, यहां से इन्होंने 1 बाय 1 करके हमला करना शुरू किया। और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ गुजरात में, इधर यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ इधर कर्नाटक से लेकर के यहाँ मदुरई, केरला, फिर इधर यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, इस सब एरियाज में इन्होंने 1 बाय 1 करके अटैक करके सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो इंटरनल जो फ्रंटियर था वो तो था केवल दिल्ली, यानी एक गैरिसन टाउन से दूसरे टाउन के बीच में, गैरिसन टाउन के बीच में हम कब्जा करना, और दूसरा था एक्सटर्नल, यानी कि ये बाहरी सारे एरियाज पर इन्होंने कब्जा किया है। तो ये हो गया एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब इसमें इन्होंने क्या किया था कि जैसे अभी इससे अगले वाले हम पेजेस में पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। ये हमारे लास्ट पेजेस पे आएंगे कि कैसे इन्होंने कंपैरिजन किया। इन्होंने यहाँ पर हमला किया और उस हमले से इन्होंने वहाँ पर जितने भी एलिफेंट्स होते थे, हॉर्सेस होते थे, वहाँ पर जो गुलाम इन्हें मिले, लोग मिले हैं, और जो भी प्रेशियस मेटल्स मिली, ठीक है, यानी कि गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब कुछ उन्होंने वहाँ से मतलब लूट लिया, छीन लिया। तो नेचुरल है कि उनका जो खजाना था वो बढ़ना ही था, ठीक है। तो आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम जो अब इसमें चैप्टर हम पढ़ेंगे कि जो हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव, देखिए लिखा हुआ है, हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी। देखिए यहाँ दिल्ली से लेकर के और यहाँ केरल तक का आप देख रहे हैं कि इतने बड़े एरिया को एक सुल्तान अकेला कैसे हैंडल कर सकता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी उन्होंने कैसे अपनाई और क्या क्या उन्होंने किया, कैसे उन्होंने इस इतने बड़े एरिया को कंट्रोल में किया, कौन सी वो पॉलिसीज़ थी, वो सारी हम नेक्स्ट पेजेस में पढ़ेंगे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की कंपैरिजन भी की गई है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कल हम लोग नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम मस्जिद और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंसोलिडेशन है खिलजी और तुगलक का, वो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको बेटा कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया है वो पूछ सकते हो। और अगर कुछ जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको उनमें कोई भी वर्ड अनक्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। Okay students, have a nice day. Please subscribe and like my YouTube channel and press the bell icon also, so that you can get notification of my new videos. Thank you.